चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेगा बाबू, यही दोस्त यही प्यार दिखा दिया ने, दिखा दिया बाबू, यही दोस्त यही प्यार दिखा दिया बाबू, दिखा दिया ने। खाली फ्री देखेगा बाबू वीडियो और क्वेश्चन खाली समझेगा, एग्जाम हम कबाड़ देगा, लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा ने। हमको उम्मीद है तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ऐसा नहीं मैथ की एग्जाम हम लिख देना। सनम के चक्कर में रात भर व्हाट्सएप खेला करते थे, ना सनम मिली ना मैथ का क्वेश्चन बना। सनम के चक्कर में मैथ बर्बाद हो गया। उसके बाद पवन सर मिले, मैथ पढ़ाए, हंसी मजाक मस्ती के साथ मैथ पढ़ाए, वीडियो बना करके यूट्यूब में डालें। फिर भी हम सनम के चक्कर में रात भर व्हाट्सएप किए, लेकिन एग्जाम के टाइम में पवन सर का वीडियो यूट्यूब में देखे, सारा क्वेश्चन समझ में आया। मैथ के एग्जाम में कबाड़ के रख दिए। फिर सनम को हम भूल गए और पवन सर का फाइन हो गए। इसलिए सनम के चक्कर में कभी भी बर्बाद मत होना, कभी भी व्हाट्सएप मत खेलना, क्योंकि मैथ पढ़ना है जरूरी, पवन सर का चैनल सब्सक्राइब करना है जरूरी और पवन सर का वीडियो देखना है जरूरी, और सनम के चक्कर में पढ़ना नहीं है जरूरी। समझे रे? दिमाग से नहीं, दिल से समझना है, प्यार से समझना है। प्यार से अगर कोई चीज समझोगे, दिल से अगर समझने की कोशिश करोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा बाबू। लाइफ से भी बड़ा कोई चीज होता है रे, वो भी दिल से समझने के बाद आसान लगने लगता है। लाइफ पार्टनर से भी कोई चीज बड़ा होता है, 9वीं क्लास, उसको भी दिल से समझोगे तो बहुत आसान हो जाता है बाबू। उसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, कितना बड़ा हो, प्रूव करने वाला हो, चाहे बोरा भर के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन का है ना, दिल से अगर दिमाग से देखेगा ना, दिल से अगर दिमाग से देखेगा ना, प्यार से देखेगा ना, एकदम रोमांटिक अंदाज में क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा बाबू और बहुत आसानी से समझ में आएगा। समझे 9वीं क्लास? समझा? किसी को मत बताना ये बात। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो रे 9वीं क्लास, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। कहता है 11 में, कहता है एक वृत्त का जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है, तो उस जीवा के द्वारा लघु चाप पर जो कोण बन रहा है उसका मान ज्ञात करो। उसका क्या करो? मान ज्ञात करो। अरे लघु चाप और दीर्घ चाप समझता है 9वीं क्लास? इसके पहले वाला वीडियो में समझाए थे, फिर से फटाक समझ बाबू। अगर कोई भी एक वृत्त लेते हैं, उस वृत्त पर अगर हम परिधि पर 2 बिंदु लिए, 2 बिंदु, अगर उस वृत्त के परिधि पर हम लोग 2 बिंदु लिए, मान लो बाबू 2 बिंदु लिए ए बी, तो ये जो ए बी भाग है बाबू परिधि का, ये जो ए बी भाग है बाबू परिधि का छोटका भाग बाबू, इसी को लघु चाप बोलते हैं रे। और जो बड़का भाग है बाबू, बड़का इधर से अगर हम ए बी बोले तो इस भाग को कौन सा चाप बोलेंगे रे? दीर्घ चाप रे। कौन सा चाप बोलेंगे रे? दीर्घ चाप। कौन सा चाप? दीर्घ चाप। चाप जो होता है बाबू, वृत्त का परिधि का ही भाग होता है। छोटका भाग को बोलेंगे लघु चाप और बड़का भाग को क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। आगे समझ में? 11 का आकृति खींच रहे हैं। मान लिए एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना? O, और वृत्त का जीवा कितना मान लिए बाबू? ए बी रे। कितना मान लिए? ए बी। कहता है वृत्त का जो त्रिज्या होगा, मान लो ओ ए और ओ बी, वो जीवा के क्या है? बराबर है। मतलब ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। तो क्वेश्चन बोला है कि जीवा के द्वारा लघु चाप पर जो कोण बन रहा है उसका मान ज्ञात करो। अरे जीवा ए बी के द्वारा जो लघु चाप बन रहा है, ये ना कहलाएगा बाबू, छोटका भाग को ना लघु चाप बोलते हैं। तो ये छोटका भाग कौन सा चाप कहलाएगा? लघु चाप। और ये बड़का भाग कौन सा चाप कहलाएगा रे? दीर्घ चाप। तो लघु चाप पर जीवा के द्वारा कोण बन रहा है, इस जीवा के द्वारा मान लिए लघु चाप पर ये कोण बन रहा है बाबू, यानी कौन सा कोण बन रहा है बाबू? ये डी बी। और हमको किसका मान निकालना है? ए डी बी का ही। आया समझ में? इस जीवा के द्वारा बाबू
हम लोग दीर्घ चाप पर अपने से कोण बना रहे रे। कौन चाप पर? दीर्घ चाप पर। कौन चाप पर अपने से कोण बना रहे हैं? दीर्घ चाप पर। कौन चाप पर अपने से कोण बना रहे बाबू? दीर्घ चाप पर। कौन चाप पर? दीर्घ चाप पर। आया समझ में? देखिए अभी हम लोग कोण ADB कैसे निकालेंगे, देखते रहो। अभी कोण ADB कैसे निकलेगा तुम देखते रहो। इधर ध्यान टक टक लगा के 9 क्लास हम रिलैक्स होके फ्री माइंड। देखो बाबू लिखेंगे, माना एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, जिसका केंद्र क्या है? वो है। माना वृत्त का जीवा AB जो वृत्त पर कोण ACB और कोण ADB बना रहा है। हारा समझ में? देखो आकृति, जीवा जो है से वृत्त पर ACB और ADB कोण बना रहा है कि नहीं बाबू? हाँ या ना? बोलो रे। हमें ज्ञात करना है कोण ADB किसका मान रे? कोण ADB का रे। देखो कैसे निकालेंगे बाबू, देखो कैसे निकालेंगे, देखते रहो। शुरू कर दिए सॉल्यूशन, देखते रहो। दिया हुआ है AB बराबर OA बराबर OB। हाँ या ना? बोलो बाबू। इसका मतलब त्रिभुज ये OB एक समबाहु त्रिभुज होगा बाबू। कैसा त्रिभुज होगा रे? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब कोण OAB कोण OBA कोण ये OB बराबर कितना डिग्री रे? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण रे 9 क्लास 60 डिग्री रे। 9 क्लास समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 9 क्लास 60 डिग्री रे। ये कोण निकल गया 9 क्लास। हमको ई कोण निकालना है रे। हमको कौन सा कोण निकालना है? ई कोण। अच्छा ई कोण निकालने पहले हम लोग ई कोण निकालते हैं 9 क्लास। ई कोण कैसे निकलता 9 क्लास? अगर केंद्र पर कोण पता रहता है तो ये कोण कैसे निकलता है? केंद्र वाला कोण को आधा करके। इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े हो कि कोई भी चाप अगर केंद्र पर जो कोण बनाता है वह कोण दुगना होता है उसी चाप द्वारा बनाया गया अन्य भाग के कोण का। इसका मतलब अगर ये कोण पता है तो ये कोण कितना होगा? आधा होगा। अगर हम कोण ACP पूछे रे तो कोण AB का आधा होगा रे। यानी 60/2 कितना होगा रे? 30 डिग्री। लेकिन हमको निकालना ADB ना रे। तुम ACB 30 डिग्री निकाल दिया रे। अभी भी काम नहीं बना है, अभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो कुछ और समझिए बाबू। वृत्त के अंदर में अगर कोई चतुर्भुज बनता है बाबू, वृत्त के अंदर में कोई भी चतुर्भुज बनता है बाबू, उसको कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या कहानी है बाबू? चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योग 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो बाबू देखो इस वृत्त में देखो ये CBD एक चक्रीय चतुर्भुज है बाबू। हाँ या ना? बोलो है कि नहीं? इसका मतलब कोण C और कोण D कैसा कोण? समूह कोण। दोनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। कोण C आपको पता है 30 डिग्री। बता सकते हो कोण D कितना होगा? 180 - 30 डिग्री 150 डिग्री। निकल गया। देखो
लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ये CBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है रे? चक्रीय चतुर्भुज। इसका मतलब कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर कितना रे? 180 डिग्री। ACB का मान पता है रे? अरे कितना रे? 30 डिग्री है ना? कितना रे? 30 डिग्री बैठा दिए। बताइए यहाँ से कोण ADB कितना आ गया रे? 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। इसी के साथ कोण ADB निकल गया बाबू। इसका मतलब कोण ADB का मान कितना होगा रे? 150 डिग्री बाबू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया? कंप्लीट। माध्यक का फॉर्मूला पता है ना बाबू? अगर आंकड़ा का संख्या सम में रहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, और विषम में अगर रहेगा तो क्या फॉर्मूला है? आध है ना? चलिए, अगर आध है क्वेश्चन नंबर 12 भी तुरंत बन जाएगा 9 क्लास, 1 सेकेंड में। देखो बाबू, जो आंकड़ा दिया हुआ से देखो बाबू, आंकड़ा जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में 155 है, 160 है, 145 है, 149 है, 150 है, 147 है, 152 है, 144 है, 148 है। सबसे पहले इसको कौन क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में। अरे भुला गया रे, पहले माध्यक निकालने के लिए आंकड़ा को किस में सजाते हैं रे? 9वीं क्लास आरोही क्रम में। अरे छोटका सबसे छोटका रे 144, उसके बाद 145, उसके बाद 147, उसके बाद 148, उसके बाद 149, अरे उसके बाद 150, अरे उसके बाद 152, अरे उसके बाद 155, अरे उसके बाद 160। आरोही क्रम में सजा लिए। अब गिनेंगे के गो है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आंकड़ा जो दिया गया है विषम संख्या में दिया गया है। तो विषम संख्या में जब रहता है तब माध्यक के फॉर्मूला रे, माध्यक के फॉर्मूला n+1 भागा 2वां पद। आया समझ में? जितना रहता है उसको n मानते हैं। आंकड़ा की संख्या को क्या मानते हैं? n मानते हैं। आंकड़ा की संख्या कितना? 9+1 भागा 2 जो आएगा वो पद आंसर होगा। 9+1 भागा 2 यानी 10 भागा 2। 10 भागा 2 करने के बाद जो पद आएगा वो आंसर कितना आएगा रे? 5वां पद आ जाएगा रे। और 5वां पद कितना है बाबू? कितना है 5वां पद बाबू? 149। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का माध्यक का आंसर कितना होगा? 149। बुझाया 9 क्लास? अगर सम संख्या रहता है तब माध्यक के फॉर्मूला क्या बताया था 9 क्लास? n भागा 2वां पद प्लस n भागा 2 प्लस 1 जो आएगा वो पद, और फिर पूरे का भागा कितना करेंगे? 2। जा 13 नंबर में क्या बोला बाबू? 2 सिक्का को एक साथ 500 बार उछाला गया है, तो कहता है निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, तो प्रत्येक घटना की क्या निकालो? प्रायिकता। अरे कुल कितना बार फेंका गया सिक्का को रे? 500 बार। कहता है 2 चित आता है 105 बार, 1 चित आता है 275 बार, और कोई भी चित नहीं आता है 120 बार। तो सभी घटना का क्या निकालना? प्रायिकता। यानी 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगा? 2 चित आने की प्रायिकता कितना होगा रे? 2 चित आने की प्रायिकता कितना होगा रे? 2 चित आने की संख्या ऊपर लिखेंगे, और कुल संख्या सिक्का को कितना बार उछाला गया है उसका संख्या नीचे लिखेंगे। यानी 13 का जो पहला का आंसर होगा बाबू 2 चित आने की प्रायिकता रे, तो 2 चित आने की कुल संख्या 105, और सिक्का को कितना बार उछाला गया? 500 बार, तब कुल नीचे और जो बोला गया उसका संख्या ऊपर। पहला का आंसर कंप्लीट। दूसरा का आंसर रे
दूसरा में बोला एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित आने की संख्या कितना है बाबू? 275। भागा कितना देंगे रे? 500 से। अरे तीसरा नंबर में रे बोला कोई भी चित नहीं आना चाहिए, कोई भी चित नहीं आना चाहिए, तो उसका संख्या कितना रे? 120। भागा कितना देंगे रे? 500। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? कहता बाबू 1000 परिवार की संख्या रे, 1000 परिवार है रे। मान लो कोई एक गांव है जहां कितना परिवार है? 1000 परिवार। अब उसमें से क्या क्या बोला से देखो बाबू, 1000 परिवार वाला गांव है रे, उसमें से 135 परिवार ऐसा है, 135 घर ऐसा है जिस घर में मात्र 2 लड़का, 675 घर ऐसा है, यानी 675 परिवार ऐसा है जिसके घर में 1 लड़का, और 190 परिवार ऐसा है जिसके घर में 0 लड़का। तो कहता है कि 2 लड़का 1 लड़का कोई लड़का ना हो, इसका क्या प्रायिकता होगा? देखिए कैसे बनेगा 13 के जैसा। कहता है 2 लड़का का परिवार में 2 लड़का होना चाहिए, इसका प्रायिकता रे। तो परिवार में 2 लड़का रख रहा है, उसकी संख्या 135, कुल परिवारों की संख्या 1000 आंसर। कहता है 1 लड़का होना चाहिए, उस परिवार की प्रायिकता 1 लड़का रखने वाला परिवार 675, कुल परिवार 1000 आंसर। बोलता है एक भी लड़का नहीं हो, एक भी लड़का नहीं हो, तो एक भी लड़का नहीं रखने वाला परिवार की संख्या 190, कुल परिवार 1000। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 14 भी क्या हो गया? कंप्लीट। देखो 15 नंबर में क्या बोला बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आओ समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आइए देखिए 9 क्लास, पहले रफ समझते हैं। 9वां क्लास बढ़िया से इधर देखते रहो, पहले रफ समझते हैं। कहता बाबू कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज ABC, कोई दिक्कत? मान लिया त्रिभुज ABC। कहता है कि त्रिभुज ABC का एक भुजा के मध्य बिंदु से आपको दूसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है, दूसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो कहता है कि ये जो रेखा होगा समानांतर रेखा, सो ये तीसरी भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। यानी मान लो ये बिंदु ही है, तो हमको क्या सिद्ध करना है? AE बराबर EC। आया समझ में? एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लिए AB का मध्य बिंदु D है, इस बिंदु से मध्य बिंदु से BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और ये AC को मध्य बिंदु में काटेगा, यानी AE बराबर EC होगा। सो सिद्ध करना है, समझे क्वेश्चन? क्या सिद्ध करना है? AE बराबर EC। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 में देखो चित्र बना रहे बाबू, चित्र बना रहे। कहता है एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज ABC, किन्हीं को कोई शेरवानी में परेशानी। अब कहता है एक भुजा के मध्य बिंदु लेना है, मान लिए AB भुजा का मध्य बिंदु D है। अब कहता है इस बिंदु से दूसरे भुजा का समानांतर एक रेखा खींचना है, मान लिए BC का समानांतर एक रेखा खींचे D। समझे जी? समझे जी? अब आपको सिद्ध करना है कि AE बराबर क्या होगा? AE बराबर क्या होगा? EC होगा। सो सिद्ध करना है। चलो कैसे बनता है सो देखते हैं। चलिए देखते रहो बाबू। ना एक त्रिभुज ABC है ना, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, समझे? दिया हुआ है, दिया है D समानांतर है भुजा
BC का, किसका रे? BC का। तो इसका मतलब सिद्ध करना है, अरे सिद्ध करना है AE बराबर EC। क्या सिद्ध करना है? AE बराबर EC। आया समझ में क्या सिद्ध करना है? देखो कैसे सिद्ध होगा रे। सिद्ध करने के पहले को रचना करेंगे रे, रचना। रचना क्या करेंगे? रचना। देखो रचना करेंगे, रचना करेंगे बाबू। CF AB का समानांतर एक रेखा खींचेंगे। CF AB के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और CF पर एक बिंदु लेंगे G, जिसको E से क्या करेंगे? मिला देंगे। जिसको E से क्या करेंगे? मिला देंगे। अब देखो, अगर हम ये दोनों त्रिभुज को, ये ED CEG को अगर सर्वांग सिद्ध कर दिए तो बता बाबू ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा रे? बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा रे? सिद्ध हो जाएगा। लेकिन दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध कैसे होगा ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। चलिए समझाते हैं ना पागल, हम समझाते हैं। हाँ देखो कैसे। सबसे पहले रचना वाला लिखो। रचना में क्या किए बाबू? CF समानांतर AB खींचा, समझे? खींचा। बिंदु G को E से मिला दिए। आया समझ में? मिला दिए। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो बाबू सिद्ध करने जा रहे हैं। अब देखो बाबू सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो बाबू सिद्ध करना शुरू कर दिया रे। देखो बाबू DE समानांतर BC दिया है, हाँ या ना बोलो रे। और अभी हम लोग AB समानांतर CF माना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो रे। इसका मतलब चतुर्भुज BCD समानांतर चतुर्भुज होगा रे। अरे समानांतर चतुर्भुज होगा रे। और यदि समानांतर चतुर्भुज होगा तो बताओ, इसका मतलब अगर समानांतर चतुर्भुज होगा बाबू तो इसका मतलब CG बराबर BD होगा कि नहीं रे? तो इसका मतलब CG बराबर AD भी होगा कि नहीं रे? काहे रे? काहे की दिया है AD बराबर का रे? BD दिया हुआ है कि नहीं? तो BCD एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब CG बराबर BD होगा यदि ये समानांतर चतुर्भुज है। अब बोलोगे सर CG बराबर BD होगा तो CG बराबर फिर AD का है लिख दिए। क्वेश्चन वहां पढ़ा। D कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। तो ई दोनों का मान क्या होगा? बराबर। तो ई एकड़ बराबर थी एकड़ बराबर नहीं होगा? हाँ या ना बोलो? होगा। इसको समीकरण नंबर कितना मान लिए रे? 1। कितना मान लिए? 1। अब यदि ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर दिए तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जगह कम होने के कारण मिटा दिया जाता है। अब देखो बाबू, त्रिभुज AED और त्रिभुज CEG में सबसे पहले CG बराबर AD धनात्मक लिख दो। काहे रे? समीकरण 1 से आया समझ में? उसके बाद AED बराबर कौन? AED बराबर कौन? CG लिखो। अरे काहे रे? शीर्षाभिमुख कोण। अरे काहे रे? शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद कोण ADE बराबर कोण CGE लिखो।
CGE। अरे काहे रे एकांतर कोण, अरे काहे रे एकांतर कोण, काहे एकांतर कोण, क्योंकि AB समानांतर क्या माने हैं, C है। अब देखो दोनों त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण बराबर, इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण बराबर, और ए भुजा बराबर। तो इसका मतलब त्रिभुज AED सर्वांशक त्रिभुज CG, अरे कौन नियम से, ये S नियम से। और जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांशक AE बराबर EC होगा रे, अरे कौन नियम से, CPCT नियम से। इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। 15 नंबर का था, 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। आ जाओ 16 नंबर में 9 क्लास। देखो 16 नंबर में कहता है एक समलंब है ABCD जिसमें AB समानांतर है DC। कहता है विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहता है दर्शाइए कि एरिया AOD और एरिया BOC होगा। आया समझ में। समलंब चतुर्भुज में क्या आता है, एक जोड़ी भुजा क्या आता है बाबू, समानांतर। अरे मान लिया रे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है रे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर किसका है, DC का। AB समानांतर किसका है, DC का। और मान लिए बाबू दोनों का विकर्ण, अरे दोनों का विकर्ण कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु पर। कहां पर, वो बिंदु पर। तो कहता है सिद्ध करो ये वो D का क्षेत्रफल, मतलब एकड़ क्षेत्रफल बराबर होगा BOC का क्षेत्रफल, यानी एकड़ क्षेत्रफल। क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा रे 9 क्लास। अजीब अजीब क्वेश्चन है ना। कोई नोमा सोचता सर भाई ये गावो टफ, ये गावो भारी, होकर बाद दूसर को आ जाए भारी, सर बाद तीसर को आ जाए भारी। काजन हर क्वेश्चन में भारी भारी है। टेंशन हो रहा है 9 क्लास का, कोई को 9 क्लास के टेंशन हो रहा है, नींद आ रहा है, बोर्डवा घूर रहा होगा। हम भी पहचाने में नहीं आ रहे होंगे ना पढ़वे तो तुम रो नोमा क्लास स्कूल आई ना सर बात कहने घंटिया लगता स्कूल हम तब उठ भी, पहला घंटी शुरू होता तब ब्रश कर भी, 3 घंटी खत्म हो जाए तो खाना खाई भी, चौथा घंटी में तोरा मन करता श्रद्धा जब तक अब स्कूल जाना चाहिए, तब तक 5वां घंटी में तोर मम्मी पापा भेज देता खेत पर, उन्हें बकरी चरावे ले, छगरी चरावे ले। सर बहन तेने पढ़ रे पढ़, काम दो तो रे नोमा पढ़। देखो सर तो समझिए बाबू। तो देखो बाबू, माना चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है रे, समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर क्या है रे, DC। AB समानांतर क्या है, DC। अरे सिद्ध करना है, अरे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, एरिया AOD बराबर होगा एरिया BOC रे। कैसे सिद्ध होगा रे नोमा क्लास, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो बाबू इसके पहले वाला वीडियो में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े, एक प्रमेय पढ़े कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक समानांतर रेखा को आधार मानते हुए अगर हम लोग त्रिभुज खींचते हैं तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। क्या नहीं पढ़े थे, बराबर। अरे नहीं पढ़े अरे 9 क्लास। मान लो दो रेखा आपस में समानांतर है और एक रेखा को आधार मानते हुए अगर आप बहुत सारा त्रिभुज खींचते हैं तो सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। लेकिन शर्त क्या है,
दोनों रेखा आपस में समानांतर। एक रेखा को क्या मानना होगा? आधार, और उसी से सारा त्रिभुज खींचना होगा। और जितना भी त्रिभुज खींचोगे समानांतर रेखा बीच में होना चाहिए। तो सभी त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। इस तरह का प्रमेय पढ़े हो? हाँ या ना बोलो। इसके पहले वाला सेट में पढ़े हो रे, इसके पहले वाला वीडियो में तो पढ़े हो रे। कितना सरवन तुरंत बदल जाता है रे, 9 क्लास लड़की जैसा सरवन बदल जाता है रे, तुरंत ना बोल देता है सरवन। मार्बल लाठी से रे नोमा, तब कभी हाँ सर पढ़े नहीं है, लाठी से मारो तो लाठी से। बाबू तो वही पर मैं यहाँ काम कर रहा है। अरे डीसी और एबी क्या है बाबू? समानांतर। डीसी को आधार मानते हुए देखो दो त्रिभुज खींचे बाबू, हाँ या ना बोलो? दो त्रिभुज खींचे बाबू, एगो DCA और एगो DCB, हाँ या ना बोलो? इसका मतलब DCA और DCB का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। लेकिन हमरा तो ये दोनों ने क्षेत्रफल बराबर पूछा है रे, समझे? अब देखो बाबू, DCA जो है दो भाग में बटा हुआ है, ये वो D और D वो C में, ये वो D और D वो C में। देखो देखो देखो, A वो D और D वो C में। उसी तरह DCB भी दो भाग में बटा हुआ है, B वो C और D वो C में। मतलब ये D वो C जो है बाबू से दोनों त्रिभुज में, ये D वो C जो है बाबू से दोनों त्रिभुज में। अरे देखो न गौर से, हम लोग जानते हैं ना कि दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर एक रेखा को आधार मानते हुए अगर हम लोग त्रिभुज खींचते हैं तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। इसमें देखिए ये दोनों समानांतर है, इसमें से ई भुजा को आधार माने हैं, इस भुजा को आधार मानते हुए देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बाबू। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। चल, इसका मतलब त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DCB के क्षेत्रफल के, त्रिभुज DCB के क्षेत्रफल के। अरे हाँ या ना बोलो? होगा कि नहीं? होगा। यानी त्रिभुज DCA का जो क्षेत्रफल होगा सो बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के रे? DCB के। अब क्या करो, दोनों तरफ बाबू ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो रे, घटा दो। यानी किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज DOC का। दोनों तरफ क्या करो बाबू? अरे घटा दो। क्या करो? घटा दो। किसका क्षेत्रफल रे? DOC का। अब बता, DCA में DOC घटा दिए, अरे DCA में DOC घटा दिए, बता AOD बचा कि नहीं? हाँ या ना बोलो? AOD बचा रे नोमा, इधर आ जाओ। DCB में DOC घटा दिए, बता BOC बचा कि नहीं? बचा रे नोमा, BOC रे। इसी के साथ क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए तो यही प्रूव करना था, देखो तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन इसी के साथ 16 नंबर भी क्या हो गया? प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, एक त्रिभुजाकार भूखंड दिया हुआ रे, एक त्रिभुजाकार क्या दिया हुआ? भूखंड। उसमें से तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया गया रे, 3:5:7 और पूरे त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप कितना दिया गया? 300 मीटर। तो कहता है इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालो। कौन सा सूत्र रे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के लिए पहले क्या निकालना होगा? तीनों भुजाओं की मान, तभी ना क्वेश्चन बनेगा।
और यहाँ तीनों भुजाओं का मान अनुपात में दिया है। देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे बाबू माना त्रिभुजाकार, माना ABC त्रिभुजाकार भूखंड रे। त्रिभुजाकार क्या है बाबू, त्रिभुजाकार क्या रे, भूखंड है। क्या है, भूखंड है ना। दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात रे कितना रे, 3:5:7। इसका मतलब पहला भुजा कितना होगा रे, पहला भुजा हो जाएगा 3x। अरे दूसरा भुजा रे कितना होगा रे, 5x। और तीसरा भुजा रे कितना होगा रे, 7x। हाँ या ना बोलन रे। और क्या दिया बाबू, और दिया गया है परिमाप, परिमाप दे दिया गया है, परिमाप दिया है। और क्या दिया है बाबू, दिया हुआ है, अरे क्या चीज रे, परिमाप। कितना बराबर रे, 300 मीटर के। तो परिमाप बराबर क्या होता है बाबू, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब 3x + 5x + 7x बराबर 300 होगा। 5 3 8 + 7 15x बराबर 300 होगा। तो x बराबर 300 भागा 15 यानी 20 आएगा। x का मान कितना आ गया, 20। बताइए पहला भुजा कितना होगा, पहला भुजा हो जाएगा 3 × 20 60 मीटर। अरे दूसरा भुजा कितना होगा रे, दूसरा भुजा हो जाएगा 5 × 20 यानी 100 मीटर। और तीसरा भुजा कितना होगा रे, 7 × 20 यानी 140 मीटर। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी, यहाँ तक किन्हीं को कोई शेरवानी में परेशानी। अब तीनों भुजा का मान निकाल लिए बाबू। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। बता इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी लो, जल्दी लो। इसका मतलब पहला भुजा कितना होगा, 60, दूसरा 100, तीसरा भुजा 140। कितना होगा, 140। तो आप बताइए ABC का क्षेत्रफल निकाल लोगे कि नहीं। अरे कौन सूत्र से, हीरोन का सूत्र से। हीरोन का सूत्र में सबसे पहले क्या निकालते हैं रे, S का मान। कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। 300 भागा 2 यानी कितना आ गया, 150। और हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है S × S - A × S - B × S - B। बैठा दो सभी का मान बाबू। S का मान 150 × 150 - 60 × 150 - 100 × 140। आया समझ में बाबू। 150 में 60 या 90, 150 में 100 गया 50, 150 में 140 का कितना 10। बाबू इसको हल कर लोगे, नहीं हल कर पाओगे तो खाली गुना कर देना और अंतिम में मीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया रे बाबू, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पढ़ेगा, जल्दी पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रे 9वीं क्लास दे दिया है। आंकड़ा दिया हुआ, संख्या का आंकड़ा दिया हुआ बाबू। वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10 लेकर के बारंबारता बंटन सारणी बनाना है बाबू। एकदम हूबहू सेम टू सेम बनेगा सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा रे। बना लोगे। देखिए बाबू, बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए 3 कॉलम बनाना पड़ता है बाबू। 3 कॉलम। कितना कॉलम, 3 कॉलम। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल लिखते हैं, दूसरा कॉलम में मिलान चिन्ह लिखते हैं और तीसरा कॉलम में बारंबारता लिखते हैं।
अरे वर्ग अंतराल अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आंकड़ा का सबसे छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू के अनुसार हम लोग वर्ग अंतराल बनाते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 5, 5 से 10, लेकिन अंतिम वर्ग अंतराल कितना होगा, इसके लिए आपको आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या देखना पड़ेगा। ढूंढो बाबू सबसे बड़ी संख्या कितना आंकड़ा में रे, हमको सबसे बड़ी संख्या आंकड़ा में 17 दिखा रे। इसका मतलब अंतिम वर्ग अंतराल कितना होगा रे, 15 से लेकर के 20। समझे? यानी वर्ग अंतराल शुरू होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से कितना 15 और 15 से कितना होगा 20। समझ गए? मिलान चिन्ह में आंकड़ा को देख करके देखिए कौन वर्ग अंतराल के बीच में आता है, उसको भरते चलिए। पहला है 0, इसमें आएगा। दूसरा है कितना 6, इसमें आएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बाबू, आंसर। इसी के साथ सेट 2 का सारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया समाप्त। सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो को अच्छे ढंग से देखना। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन को एक बेहतरीन ढंग के साथ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया बाबू।